ओके, हमने आइस स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्या थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, तो वापस पढ़ देते इसको। मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा वापस पढ़ा देता हूँ। ओके ठीक है। तो आइज पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, और मैंने आपको ये बताया था कि आइज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। हमारे स्कल के अंदर दो सॉकेट्स है, राइट। स्कल के अंदर दो सॉकेट्स है, सबको पता है, तो सबने देखा होगा ऐसा। ऐसा अगर एक रफली डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे दो ऐसे जो सॉकेट्स है उनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट्स, है ना। ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। इनके अंदर आईबॉल होता है, इनके अंदर आईबॉल प्रेजेंट रहता है ना। और आईबॉल जो है उसके आजू बाजू, मतलब आईबॉल को होल्ड करने के लिए टोटल कितने मसल्स हैं? 6 मसल्स हैं। 6 पेयर्स नहीं है, 6 मसल है। एक आईज में 6 मसल है। गलती से भी ध्यान, प्लीज, 6 पेयर्स नहीं है, 6 मसल्स है ना। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा था। ये 6 मसल्स है, ठीक है। ये 6 मसल्स है जो हमारे आई के मूवमेंट को, उसकी हम 6 मूवमेंट्स कर भी सकते हैं। सेम वैसे ही हम 6 मसल्स है, वैसे ही 6 मूवमेंट कर भी सकते हैं। हम आईज को ऊपर लेके जा सकते हैं, अपनी आईज को नीचे लेके जा सकते हैं, अपने हेड को बिना हिलाए, ठीक है। हमें अपने हेड को कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। बिना हेड के मूवमेंट किए हम आईज को ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। हम नोज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज मीडियल साइड। और इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द नोज, दैट इज लेटरल साइड। और हम आईज को अंदर भी लेके जा सकते हैं, बाहर भी लेके आ सकते हैं। अब ये मत बोलना बाहर लेके आना मतलब क्या, सॉकेट से बाहर नहीं ला सकते। आप सबको पता है कि आप अपनी इमेज को डल कर सकते हो। आप जिसको भी देख रहे हो उसको डल कर सकते हो, है ना। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने लेंस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास पावर है कि हम अपने लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम अपनी इमेज को डल कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा बेटर भी कर सकते हैं। अगर कभी हमें नहीं दिख रहा है ना, हम थोड़ा आईज पे स्ट्रेन डालेंगे ना, तो हमें और अच्छे से दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन, दैट इज नोन एज एकोमोडेशन, है ना। उसको एकोमोडेशन बोलते हैं, वो लेंस की वजह से होता है, ठीक है। वो लेंस की वजह से होता है। बट हम ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारा इमेज डल है और हम उसे हम लेंस को अपने अपने लेंस को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए ठीक है। बट अगर कंटिन्यूस वैसा करोगे तो आपके आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, हेडेक होना चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली वो नेचुरल नहीं है ना फिर। आप लेंस को एडजस्ट करने की कोशिश कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके लेंस को एडजस्ट करने के लिए आपके लेंस को किसने होल्ड करके रखा है? देखो यहाँ पर ध्यान से, ऐसा क्यों होता है ऐसा बताता हूँ मैं आपको, कोशिश करता हूँ जितना समझ में आता है अच्छी बात है। आप देखोगे लेंस को, तो लेंस को होल्ड करने के लिए, लेंस को होल्ड करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। देखो लिखा भी है, ये देख सकते हो आप, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट खुद जो है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो खुद किससे अटैच है? देखो, सीलियरी बॉडी से अटैच रहता है। वो सीलियरी बॉडी दिया है कि सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी नहीं दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं। सस्पेंसरी लिगामेंट जहाँ पे अटैच है दैट इज सीलियरी बॉडी, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा, ये ये सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे मसल्स है, तो इस मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है जब अगर आप आईज को अंदर बाहर करने की कोशिश करो, मतलब अपनी इमेज को डल कर रहे हो, तो ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ज्यादा देर तक रख के देखो, हेडेक होने चालू। अगर आपको ब्लर दिख रहा है और अगर आप अपने आईज पे थोड़ा स्ट्रेन डालोगे ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डल दिख रहा है और आप कोशिश कर रहे हो आपको दिखे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हल्का सा आपको थोड़ा डल दिख रहा है और आप अपनी आईज पे स्ट्रेन डालोगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर दिखेगा। बट आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आप ज़्यादा देर तक रखोगे तो ये सीलियरी मसल्स पर स्ट्रेन पड़ने वाला है, क्योंकि ये सीलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करता है। और अगर मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये आगे कैरी करने वाला है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, एंड फाइनली हमें हेडेक होता है, ठीक है। हमें हेडेक होता है, ठीक है। ये सब तो ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत, आइज जो होता है वो किधर प्रेजेंट होता है? आइज जो है वो स्कल के अंदर सॉकेट्स है, उनके अंदर प्रेजेंट है। एक आइज के लिए 6 मसल्स है ना। 6 मसल्स है, इसी तरह इसीलिए हम 6 मूवमेंट भी कर सकते हैं, अपवर्ड, बिलो, मीडियल, लैटरल, फ्रंट एंड बैकवर्ड बोल सकते हैं आप, है ना। तो ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ प्रोटेक्टेड चीजें भी दी गई है ना। क्या है? लोअर आईलिड्स है, आईलैशेस है, लैक्राइमल टीयर ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज टीयर ग्लैंड। मैंने आपको बोला है कंटिन्यूअसली टीयर बनते रहता है ना। हमारे जो टीयर्स है वो एक्चुअली कंटिन्यूस बनते रहते हैं। बट अगर इंसान इमोशनली थोड़ा सा, अगर इमोशनल, कभी कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन या कुछ ऐसा हुआ इमोशनल, तो वो इंसान ज़्यादा
उसके अंदर कुछ ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है, लैक्राइमल ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। और लैक्राइमल ग्लैंड जब ज़्यादा लैक्राइमल ग्लैंड कब स्टिमुलेट होता है, जब कभी भी या तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो या आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन, जो मैंने बता रहा था आपको, ठीक है। तो आप देखोगे जब कभी आप बहुत ज़्यादा हंसोगे ना, अगर बहुत ज़्यादा हंसोगे तो भी आपको ज़्यादा टीयर्स आने ही वाले हैं, टीयर्स आते हैं, एक्सेसिव टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं जितना रोते हैं तभी। बट मैं बोल रहा हूँ कि टीयर ग्लैंड जो है या लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो स्टिमुलेट होने की वजह से एक्सेसिव टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो एक्सेसिव टीयर्स फिर ड्रेन नहीं हो पाते बराबर से आईज में, इसीलिए बाहर आता है और लग रहा है कि इंसान रो रहा है, राइट। दैट इज, उसको बेसिकली हम क्राई बोलते हैं, जो कि हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बंदा रो रहा है या जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। उसके बाद ओके, ये एक आई जो है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप होता है उसका, है ना, स्फेरिकल शेप होता है उसका। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आप आइज के लेयर्स चेक करो तो 3 लेयर्स आइज में, मैं आउटर टू इनर जा रहा हूँ। आउटर सबसे बाहर लेयर जो है वो दैट इज नोन एज स्क्लेरा, नॉट स्क्लेरोटिक, इन्होंने स्क्लेरोटिक भी लिखा है बट ठीक है, स्क्लेरा होता है, ठीक है, स्क्लेरा। उसके बाद है उसके बाद है कोरॉइड, कोरॉइड कोई लोग यूविया भी बोल रहे हैं, ठीक है, कोरॉइड यूवियल टिश्यू, राइट है वो, कोरॉइड यूविया। और तीसरा जो है वो है, तीसरा जो है वो है रेटिना, तीसरा जो है वो रेटिना, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्लेरा लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्लेरा, कोरॉइड और फिर ये रेटिना, ठीक है, इस तरह से बताया था मैंने। ये आउटर टू इनर है, इनर टू आउटर पूछेंगे तो आप बोल सकते हो रेटिना, फिर कोरॉइड या यूविया, एंड देन स्क्लेरा। फिर इन ये जो पार्ट्स मैंने आपको बताया कि इनके अंदर इनके खुद के मॉडिफिकेशंस है, इनके खुद के मॉडिफिकेशंस है, ठीक है ना, मैंने बताया थे, मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ इनके मॉडिफिकेशंस क्या है। आपको मैंने बताया था बाहर कोई भी चीज़, ये तो बहुत लॉजिकल है, अगेन नेचुरल फिनोमेना, कभी भी हमें हमेशा कोई भी चीज़ नेचुरल पर्सपेक्टिव से सोचनी चाहिए, ज़्यादातर वो सही जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार रॉन्ग भी हो सकता है बट ज़्यादातर सही होता है, ठीक है। साइंस में बेसिकली हम हर चीज़ को नेचुरल तरीके से सोचना चाहिए, नेचुरल पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना तो ज़्यादातर आंसर सही आता है। अगर आप कहीं मुसीबत में फंस गए तो एमसीक्यूज के अंदर, या तो आउटर लेयर है, लॉजिक सी बात है, आउटर लेयर है, नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, तो ऑब्वियसली वो कैसी होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए ना, प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उसको अंदर के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो बाहर की लेयर जो है वो काफी क्या होने वाली है, प्रोटेक्टिव होने वाली है, और प्रोटेक्टिव होनी है तो याद रखना, बायोलॉजी में कोई भी चीज़ अगर स्ट्रांग होती है ना, कोई भी चीज़ स्ट्रांग होती है और प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है तो वो हमेशा वो किससे बनी हुई होती है, वो कोलाजन से बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू, कोलाजन टिश्यू, ऐसी सब चीज़ों से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो वही सब देखोगे आप, वही लिखा होगा। तो बोले क्या लिखा है, मैं वापस पढ़ लेता हूँ। स्क्लेरा इट इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रो इलास्टिक, वही लिखा है ना, फाइब्रस टिश्यू लिखा है ये, फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स, उसके अंदर कोलाजन फाइबर्स भी है ना, कोलाजन फाइबर्स है। कोलाजन हमेशा याद रखो, बायोलॉजी में कोलाजन फाइबर्स का काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हमारे स्किन के अंदर भी है, हमारी स्किन को ऐसे कोई ऐसे कोई टीयर करने की कोशिश करेगा तो थोड़ी टीयर हो जाएगा, पेपर जैसे टीयर कर दे वैसे अगर स्किन पे ऐसे कोई जोर से ऐसे टीयर करने की कोशिश भी कर दे, 2 फिंगर्स रख के ऐसे, तो इतना आसानी से स्किन नहीं टीयर होने वाला है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर कोलाजन है, स्किन के अंदर कोलाजन होता है। इसके अलावा स्किन जो है हमारी वो काफ़ी इलास्टिक भी होती है, इलास्टिक भी होती है बिकॉज ऑफ इलास्टिक टिश्यू, स्किन के अंदर इलास्टिक टिश्यू भी है, कोलाजन टिश्यू भी है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट। ऑब्वियसली ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, वो जो 6 मसल थे उन सबको अटैचमेंट प्रोवाइड करने वाला, सबसे बाहर वाली लेयर है तो मसल्स को अटैचमेंट यही प्रोवाइड करने वाला है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल्स, एंटीरियर थिक। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आगे वाला पोर्शन है किसका, स्क्लेरा का जो आगे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, ट्रांसपेरेंट। हालांकि स्क्लेरा पूरा का पूरा ओपेक है, स्क्लेरा पूरा ओपेक है, ठीक है। हम अपनी आईज में जो व्हाइट कलर का पोर्शन देखते हैं जो बाहर से विजिबल है, हालांकि आईज बहुत बड़ी है, हम बाहर से जो देख रहे हैं वो तो काफी कम है, ठीक है, बाहर से जो देख रहे हैं वो काफी कम बहुत बड़ी होती है आई बॉल, ठीक है। तो जो व्हाइट पोर्शन हमें दिख रहा है दैट इज स्क्लेरा ओनली, बट अगर व्हाइट पोर्शन के थोड़ा और सेंटर में आने की कोशिश करोगे तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, राइट, और ट्रांसपेरेंट पार्ट है दैट इज नोन एज कॉर्निया, मैंने आपको बताया था। तो कॉर्निया इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्लेरा ओनली, है ना, स्क्लेरा ओपेक है बट कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉर्निया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉर्निया के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, इसीलिए कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो काफी इजी होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ट्रांसप्लांटेशन फेल कब होता है, जब वहाँ पे ब्लड सेल, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी पहुंचते हैं और डब्ल्यूबीसी जो है फॉरेन टिश्यू के ऊपर एक्ट करेंगे एंड ऑल, है ना, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। बट इसमें यहाँ पर ब्लड पहुंचता ही नहीं है, कॉर्निया पे ब्लड जाता ही नहीं है ना, कॉर्निया के पास ब्लड जाता ही नहीं है, इसलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन
इजीली रिजेक्ट होता ही नहीं, इनफैक्ट रिजेक्ट होता ही नहीं, 100% सक्सेसफुल होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द आईबॉल, द एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट part of the sclera is cornea, it slightly bulged out for focusing light on the retina। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, the sclera is provided with the blood vessels, sclera के अंदर blood vessels है, sclera is provided with the blood vessels, however the cornea is devoid of them, cornea is nourished। फिर cornea को अगर देखो बॉडी में हर वो चीज जिनके पास अगर उनको खाना मिल रहा है तो खाना कहाँ से मिलता है, ब्लड से ही मिलता है खाना। तो अगर उसके पास ब्लड नहीं होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल नहीं होगी, तो वो फिर खाना कहाँ से लेगा, और अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो सामने ऑब्वियसली खाना नहीं मिलेगा, मर जाएगा टिश्यू, नेक्रोसिस हो जाता है। आपने पता नहीं ये वर्ड सुना है या नहीं सुना है, बट बायोलॉजी में आगे जब जाओगे, जिनको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनोगे, नेक्रोसिस। ठीक है, तो नेक्रोस हो जाता है, खराब हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा वो टिश्यू। ठीक है ना, तो फिर यही बात आती है कि अगर इसके पास ब्लड वेसल नहीं है तो उसको खाना कहाँ से मिलता है, उसको खाना कहाँ से मिलता है, ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये जो कॉर्निया दिख रहा है यहाँ पर, ब्लू पोर्शन जो है वो स्क्लेरा है ना, और व्हाइट कलर का जो उन्होंने बना रखा है वो कॉर्निया। मैंने आपको बताया था कि लेंस जो है वो एक्चुअली डिवाइड कर रहा है बॉल को दो पार्ट में, है ना, दो कंपार्टमेंट बना दिया उसने, कंपार्टमेंट बोलना गलत होगा, यहाँ पर चेंबर बना दिया दो, है ना, समझो ये है, तो ये लेंस है, लेंस के इस तरफ कौन सा चेंबर है, विट्रस चेंबर, मैंने विट्रस ह्यूमर पे अंडरलाइन किया है, बट ठीक है, विट्रस चेंबर, और उसके इस तरफ ये जो चेंबर है दैट इज नोन एज एक्वस चेंबर, एक्वस चेंबर, सिंस वहाँ पर एक्वस वर्ड है उसका, एक्वस चेंबर, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होने वाला है, एक्वस ह्यूमर, है ना, मैंने आपको बताया था ह्यूमर मींस फ्लूइड होता है, आपने पढ़ा होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज, है ना, फ्लूइड वाली इम्यूनिटी जो होता है जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज बनते हैं जिसके अंदर, है ना, तो जो एक्वस चेंबर है उसके अंदर क्या होने वाला है, एक्वस ह्यूमर, और पीछे जो है वो क्या है, विट्रस चेंबर, तो वहां पर क्या होने वाला है, विट्रस ह्यूमर, वहां पर क्या होने वाला है, विट्रस ह्यूमर। तो आप देख सकते हो कि कॉर्निया किसके कांटेक्ट में, कॉर्निया एक्वस चेंबर के कांटेक्ट में, कॉर्निया एक्वस चेंबर के कांटेक्ट में, इसके अलावा और किसके कांटेक्ट में, ऊपर से क्या आने वाला है, टीयर्स, ऐसे आएंगे टीयर्स, तो टीयर्स तो कॉर्निया के ऊपर ही आने वाले, है ना, तो टीयर्स में भी कुछ थोड़ा बहुत नरिशमेंट होता है, वो भी ये खींच लेता है कॉर्निया, क्योंकि कंटिन्यूस टीयर्स तो इसके ऊपर से आके ऐसे जा रहे हैं, ड्रेन होते जा रहे हैं, है ना, ड्रेन होते जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ड्रेन होते जा रहे हैं, वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली तो कॉर्निया को दो जगह से मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ अ डिफ्यूजन, मतलब बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। एक तो किधर से मिलेगा, एक्वस ह्यूमर से, दूसरा विद द हेल्प ऑफ टीयर्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई थिंक वही लिखा है, cornea is nourished by the aqueous humor and also by the lacrimal secretions, the exposed part of the sclera and the entire cornea are covered by a transparent membrane। मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरा का पूरा स्क्लेरा जो दैट इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। अगेन कॉर्निया तो ट्रांसप्लांट है ही, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि कॉर्निया के ऊपर भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज कंजक्टिवा। मैंने बोला था इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे टाइम मिला नहीं, मैंने ये चेक नहीं किया, ऑफ्थैल की बुक में देखना पड़ता है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, बट मोस्टली मुझे जितना पता है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया कि कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा नहीं होता मोस्टली, ठीक है, मोस्टली कंजक्टिवा स्क्लेरा तक ही है, बट ठीक है इन्होंने लिखा है तो कोई नहीं, आप इस लेवल पे पढ़ लो, ठीक है, कि कॉर्निया आर कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कवरिंग कॉल कंजक्टिवा। इतनी ट्रांसपेरेंट हमें नॉर्मली हमें नहीं दिखता, कंजक्टिवा हमें नॉर्मली अभी नहीं दिखेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट है, जब उसमें इन्फेक्शन होता है तब दिखता है, दैट इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस, है ना, दैट इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है ना, स्क्लेरा क्लियर है ना, पढ़ा दिया था पहले ही वैसे तो, वापस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ता है, क्लियर है। ठीक है, ओके, तो इजी है, कुछ इतना टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज नोन एज कोरॉइड। कोरॉइड मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी बताया है मैंने, कोरॉइड जो होता है ना, कोरॉइड वहाँ पर वो हाईली वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल है, इसीलिए इसको यूवियल टिश्यू भी बोलते हैं, कुछ रीजन है, यूविया मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स अगेन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूवियल टिश्यू। कोरॉइड इज आल्सो नोन एज यूवियल टिश्यू बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, हाईली वेस्कुलर, है ना, हाईली वेस्कुलर है, मिडल है वापस, तो इट इज अ मिडल वैस्कुलर, पिगमेंटेड है, ऑब्वियसली ये पिगमेंटेड होता है, मतलब यहाँ पर कलर भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पे कलर भी प्रेजेंट है,
इसके भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, रुको इस आइस को जान दो, अलग से बताता हूँ, इस आई को जान दो। हाँ, अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ ऐसा बताया था मैंने। ये एग्जैक्ट तो नहीं है, मैं ऐसे ही आपको आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ रफली जो मैं बना रहा हूँ, इसे स्कीमेटिक है, सिर्फ रफ आइडिया देने के लिए। हाँ, तो क्या होता है ना, देखो आप अच्छे से देखो, जो जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का हिस्सा है, पोस्टीरियर टू थर्ड, इनफैक्ट पोस्टीरियर टू थर्ड जो है ना वो थिन होता है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली थिन है, और एंटीरियर वन थर्ड जो आगे का है वो थिक है। जो थिक होके क्या बन क्या रहा है, एक्चुअली क्या बन रहा है, थिक होके एक्चुअली वो क्या बनता है, सीलियरी बॉडी और सीलियरी प्रोसेस बनाता है। हालांकि इसमें नहीं दिया है, मतलब शायद लिखा हुआ होगा बट डायग्राम में नहीं दिया है। तो ये जो आगे का जो थिक पोर्शन है, इसको मैं अलग कलर दे रहा हूँ, रेड कलर, ब्लू कलर में मैंने जिसको बनाया है, ये जो हिस्सा है दैट इज नोन एज सीलियरी प्रोसेस और सीलियरी बॉडी, दोनों भी चलेगा, सीलियरी मसल भी बोल सकते हो, मोस्टली सीलियरी मसल मत बोलो, सीलियरी बॉडी और सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी प्रोसेस अब होता क्या है, ये सीलियरी प्रोसेस के, ये सीलियरी प्रोसेस, अब यहाँ पर लेंस होता है ऐसे देना स्क्रीन पर, ठीक है, ये है लेंस, है ना, बट लेंस डायरेक्टली सीलियरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, सीलियरी बॉडी से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं, एक मिनट रुको, इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आया होगा कि सीलियरी बॉडी से एक्चुअली कुछ स्ट्रक्चर जैसे वायर जैसे थिन फाइन फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं, दे आर नोन एज जोन्यूल्स, दे आर नोन एज जोन्यूल्स, ठीक है, वो लेंस को पकड़ के रखते हैं, वो लेंस को पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है ना, वो लेंस को पकड़ के रख रहे हैं। और यही जो ब्लू कलर का पार्ट है, जो ब्लू कलर कोरोइड जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोरोइड जो है, वही कोरोइड आगे आता है, वही कोरोइड आगे भी आता है और आगे आता है, और आगे आके ऐसे, यही कोरोइड थोड़ा और आगे आ गया, और आगे आके क्या बनता है ये आइरिस, क्या बनता है आइरिस, क्योंकि ये साइड व्यू है तो आप देख सकते हो बीच में एक जगह है, हल्की सी मैंने जगह रखी है ना, तो ये बीच में जो जगह है वो एक्चुअली क्या है, ये वाला एरिया क्या है, ये एक्चुअली क्या है, प्यूपिल। जो आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, बट क्योंकि ये साइड व्यू है तो ऑब्वियसली आपको ऐसे दिखने वाला है ना, ऐसे ही दिखने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यूवियल टिश्यू जो है ना, एक्चुअली यूवियल टिश्यू या कोरोइड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर टू थर्ड एंड एंटीरियर वन थर्ड। पोस्टीरियर टू थर्ड इज thin thin, while anterior one third is thick, that is known as ciliary body or ciliary process, है ना, to which zonules are attached, and zonules indirectly are attached to the, or zonules are directly attached, indirectly means zonules are directly attached or holding the lens in a proper position, ठीक है, वो लेंस को परफेक्टली, आप इसको इन जोन्यूल को, अब इन जोन्यूल, ये जोन्यूल जो है हमारे कंट्रोल में, या सीलियरी बॉडी बोल सकते हो, सीलियरी प्रोसेसेस ये जो है हमारे कंट्रोल में, इसीलिए हम अपने आईज को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो विजन को, अपने विजन को आप देख रहे होगे, अभी अभी जब मैं बोल रहा हूँ, अभी आप चाहो तो कर सकते हो, अपने विजन को डल कर सकते हो, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेंस अरेंजमेंट, है ना, लेंस की अरेंजमेंट की वजह से होता है, लेंस की अरेंजमेंट की वजह से होता है, ठीक है ना। जब एमबीबीएस में जाते तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, लेंस के बारे में भी बहुत सारा पढ़ना होता है, और उसके अंदर कैटरैक्ट, नहीं तो कैटरैक्ट होता है, तो कैटरैक्ट ही चलता है पूरे साल, थर्ड ईयर में पूरा कैटरैक्ट ही करते रहते, पूरा साल तो खाली कैटरैक्ट ही पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैटरैक्ट होते हैं, खाली बोलने से कुछ नहीं होता, बहुत दुनिया भर के कैटरैक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से लेंस को पकड़ के रखने वाला जोन्यूल्स है, और जोन्यूल्स जो है वो किससे अटैच है, सीलियरी प्रोसेस से, है ना, और सीलियरी बॉडी या सीलियरी प्रोसेस आगे आता है, थोड़ा और आगे आता है, और क्या बनाता है, आइरिस, जो कि पिगमेंटेड है, वैसे तो पूरा ही पिगमेंटेड होता है, बट ये ज्यादा पिगमेंटेड होता है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, आइरिस वाला जो पार्ट है, दैट इज मोर पिगमेंटेड, बिकॉज इट गिव्स कलर टू आईज, है ना, इंडिविजुअल जो भी पर्सनल है, जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो आईज के कलर, आई का कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस ओनली, दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस, आइरिस इज अ पार्ट ऑफ कोरोइड, आइरिस इज अ पार्ट ऑफ कोरोइड, ठीक है, तो कुछ ऐसा है, मैंने ऑलमोस्ट पूरा समझा दिया, अब देखते हैं ना, अगर कुछ रह गया होगा तो यहाँ पर और पता चल जाएगा, समझा, क्या समझ में आया, आप अनम्यूट भी कर सकते हो, आई थिंक मैंने रखा है ना, हाँ कर सकते हो, अननेसेसरी नहीं करना।
ठीक है ना, इतना क्लियर है मैंने जो बताया? सर मैंने गूगल पे बोलिए। सर्च किया, ये कंजक्टिवेटा का कॉर्निया को नहीं कवर करता है, वो गूगल पे अरे लिखा है। बाप रे, आपने आपने इतना पूरा सर्च मार दिया। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा। तो मुझे ना एक काम करना, आपने अगर सर्च किया ना तो मुझे ना एक काम करना, वो जो आपने सर्च किया वाला जो पार्ट है, जो कंटेंट है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, ठीक है? हाँ, ओके सर। आपने जहाँ से भी देखा है मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना, क्योंकि जब मैं अपने एमबीबीएस के थर्ड ईयर में था ना, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की भी नहीं, आप तो फिर भी ट्वेल्थ में हो, मैं तो एमबीबीएस थर्ड ईयर में पहुंच गया था, तभी भी मुझे डाउट था, मैं कंफ्यूजन में ही था, मैं बहुत लोगों से इसके बारे में इंटरेक्ट करता था कि अरे यार एक्चुअली कॉर्निया कवर्ड होता है या नहीं होता है, मैं बहुत परेशान रहता था इसको लेकर। बुक्स में भी बहुत बार मैंने देखा, पर कुछ मुझे एक्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली थी, और जब मैंने अभी ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं और कंफ्यूज हो गया था। तो एक्चुअली अगर आपने पढ़ा है तो मुझे वो एक बार भेजना जरूर, और फिर मैं और ज़्यादा अच्छे से देख पाऊंगा, अपनी बुक्स में वापस सर्च करूँगा। तो इतना अच्छा पढ़ा नहीं एमबीबीएस, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ नहीं, खाली ऐसी टाइम पास ही किया है, ठीक है ना, पढ़ाने में ही टाइम चला जाता था मेरा, तो लाइटली लिया है पूरा एमबीबीएस को। अभी फाइनल ईयर है, अभी प्रीलिम्स चल रही है मेरी, और शायद फाइनल ईयर, हाँ फाइनल एग्जाम्स भी आ जाएगी, जैन में फाइनल एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो इंटर्नशिप है। इतना कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो वो भी है रीज़न कि अगर आप कुछ पूछोगे इन डेप्थ तो मुझे भी अब तक कुछ खास नहीं आता, क्योंकि मैंने एक्चुअली मुझे कोई भी सब्जेक्ट की एकदम परफेक्ट आइडिया नहीं है, लिटरली सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ते भी नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ता एमबीबीएस को, कोई मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता टफ है, अंदर जाने के बाद कुछ नहीं है। अंदर जाने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, सब लोग नॉलेज के पीछे नहीं भागते, ठीक है, मैं थोड़ा आपको लगेगा प्रवचन दे रहा हूँ, बट समथिंग ऐसा ही है, नॉलेज के पीछे कोई नहीं भागता, सब लोग भागते हैं मार्क्स के पीछे, और भागना भी पड़ता है। अगर मार्क्स के पीछे नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, फेल हो जाओगे, क्या करोगे नॉलेज का, पहला नॉलेज बाद में बहुत टाइम है गेन करने के लिए। तो सब लोग का एक वो रहता है कि अरे यार पास हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है, मेडिकल कॉलेज में पास बहुत मुश्किल से करते हैं लोग, कभी कभी दिमाग खराब, मतलब ऐसा नहीं है मुश्किल से करते हैं, एचओडीज पागल है सबके सब, दिमाग खराब करके रख देते हैं, ठीक, तो इसीलिए वो एक डर रहता है दिमाग में कि अरे फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट्स ही पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट करके आईएमपीज रहता है, सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं हम लोग, हम लोग कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते भी नहीं है। जब इंसान टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ेगा अच्छे से तो उसको नॉलेज कहाँ से आने वाला है, ऑब्वियसली। और मेरा टाइम तो अभी तो मैंने कम किया है, मैं पहले पूरे दिन लेक्चर्स ही लेता रहता था, बहुत लेक्चर्स लेता था, तो इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, बहुत लाइटली लिया है मैंने एमबीबीएस को। हाँ बट अभी थोड़ा टाइम बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, तब अभी वापस हम इन शॉर्ट हमें वापस पूरा पढ़ना ही है, तो ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं हम वापस पूरा अच्छे से, एक एक सब्जेक्ट, पूरे 19 सब्जेक्ट्स है टोटल, एंट्रेंस एग्जाम में 19 सब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं, थ्री थ्री एंड हाफ 3.5 आवर्स की एग्जाम होती है, 3 सब्जेक्ट है आप लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, अगर आपने मैथ्स लिया है तो 4 हो गए, हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम में 19 सब्जेक्ट्स है, पूरा 5 साल जितना भी पढ़ा सारा सब कुछ एक एंट्रेंस एग्जाम में होता है, सब कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम है, एक तरह से बहुत टफ, और ऊपर से पढ़ते हैं नहीं तो कुछ नॉलेज होता नहीं, एक साथ पढ़ना पड़ता है सारा, एक साथ पढ़ना पड़ता है, अब पढ़ रहे हैं अभी काफ़ी, तो फाइनल ईयर में बहुत नॉलेज चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, मतलब जितना भी आपने सीखा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, सबका सब एप्लीकेशन फाइनल ईयर में लगता है। फाइनल ईयर का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मेडिसिन, आपको लगेगा मेडिसिन, मेडिसिन तो दवाइयाँ दवाइयाँ नहीं, मेडिसिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी को भी बोलूँगा मेडिसिन तो बोले मेडिसिन तो ये तो फार्मेसी से रिलेटेड हुआ, फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, मेडिसिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एमबीबीएस का, कोई अंत ही नहीं है उसका, इतना खतरनाक सब्जेक्ट है वो, उसकी खाली बुक्स 11,000 की आती है, खाली बुक 11,000 की है, आप समझ सकते हो उसके अंदर कंटेंट कितना हो, मतलब उसमें हर एक डिजीज, हर एक चीज़ों के बारे में पूरा लिखा हुआ है, जिसने मेडिसिन पढ़ लिया उसको सब कुछ आता है, मेडिसिन पढ़ना अच्छे अच्छे प्रोफेसर को भी नहीं आता अब तक पूरा, जो इतने एक्सपीरियंसड है, तो मेडिसिन टफ रहता है थोड़ा सा, तो अभी सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा नॉलेज आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक बार मुझे वो भेजना जरूर, ठीक है, मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है, ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। जब कोई किसी फील्ड में जाता है ना, तब उसको सब ये सब की चीज़ों की आइडिया आती है, जब मैं भी आपके साथ आपके जैसे 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं भी यही सब सोचता रहता था कि यार एमबीबीएस में कैसा होता होगा, क्या होता होगा, और क्रेज भी था कि अंदर जाऊंगा तो बहुत पढ़ूंगा, बट लिटरली अंदर जाने के बाद कुछ खास पढ़ा नहीं मैंने, ठीक है, सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे, पास हो गए, ठीक है, वही बड़ी बात है। ओके, तो आई थिंक आपको कोरोइड क्लियर है। यहाँ पर ये सब जितने भी ये सब आप लोग नीट ही देने वाले हो ना, बायो तो ऑब्वियसली नीट के किसी ने जबरदस्ती भी ले रखा है, नीट देने वाले हो ना?
हाँ सर। ओके ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि पेपर आता है इजी, तो थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तो पढ़ो अच्छा रहेगा, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, बायोलॉजी एनसीईआरटी तो रोज पढ़ते रहने का, रट्टू 5 बनना पड़ता है और कोई आइडिया नहीं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बट अगर जितना अच्छे से हमने समझ के पढ़ लिया ना उतना बेटर है, क्योंकि जो चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। रट्टा किया डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप रट्टा 5 को होल्ड कर सकते हो अपने दिमाग में तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो फिर गया, उड़ जाएगा। तो ज़्यादा कोशिश करने का कि जितना हो सके उतना समझ के पढ़ो, जो नहीं समझ में आया अल्टीमेटली हमें लास्ट में रट्टा मारना ही होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ये नहीं होता कि अरे नहीं ये वाला पार्ट में छोड़ देता हूँ, नहीं चलेगा, एंट्रेंस एग्जाम सब पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा कोरॉइड के बारे में। अब देखते हैं जो मैंने बताया उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, इट इज अ मिडल वैस्कुलर पिगमेंटेड लेयर, तो मैंने बताया आपको वैस्कुलर है। इट इज नॉट अ कंप्लीट लेयर, ऑब्वियसली कंप्लीट लेयर नहीं, आपने देखा ना बीच में गैप था, आइरिस सॉरी प्यूपिल गैप था, मैंने लेयर पूरी कंप्लीट नहीं की। जैसे अगर स्क्लेरा देखोगे तो स्क्लेरा पूरा कंप्लीट है ना, क्योंकि आगे जब आता है स्क्लेरा तो क्या बन जाता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बन जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्निया। है तो कंप्लीट ना, ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर एक वॉइड है ना, होल बोल सकते हैं आप उसके अंदर, जो कि प्यूपिल है। So it is not a complete layer and can be divided into 3 regions, that is choroid proper, मतलब जो पीछे का वो हिस्सा है ना जो सीलियरी मसल्स नहीं बना रहा है एंड ऑल, उसको बोलते हैं कोरोइड प्रॉपर, मतलब वो सिर्फ कोरोइड है ना, उसका और कोई नाम नहीं है, इसलिए उसको नाम दे दिया कोरोइड प्रॉपर। ठीक है, बायोलॉजी में ठीक है, ऐसे याद रखना, वो लोग ऐसे नहीं वर्ड यूज करते हैं, प्रॉपर नहीं यूज करते, प्रॉपर बाद में यूज करते हैं, कोरोइड प्रॉपर यूज करेंगे। तो अगर आप एग्जाम में प्रॉपर कोरोइड लिखोगे तो गलत मिलेगा, कोरोइड प्रॉपर लिखना पड़ेगा, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। ठीक है, कोरोइड प्रॉपर, इट लाइंस द स्क्लेरा, due to its pigmented nature it prevents internal reflection। okay, ये आप पता है आप इस पिगमेंटेड लेयर होने का मतलब भी क्या है, देखो लाइट जब अंदर जाती है ना तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन को नहीं होने देता। मतलब अगर अगर ये भी ट्रांसपेरेंट होता ना तो क्या होता, आप भी सोचो क्या, देखो यहाँ पर ये लाइट अंदर गई, ठीक है, लाइट अंदर गई, अब लाइट अंदर गई अगर, तो जैसे ये वाला जो हिस्सा जिस पे लाइट गिर रही है ना वो रेटिना है ना, रेटिना वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। अगर वो ट्रांसपेरेंट होता ना, ट्रांसपेरेंट होता तो फिर लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्ट होती है ऐसे 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 अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टाइप समथिंग रहता है ना, ऑप्टिक्स में रहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या रहता है क्रिटिकल, कुछ तो क्रिटिकल वर्ड था मैं भूल गया, वो रहता है ना, तो वो सब ऑप्टिक्स पूरा उसी से रिलेटेड, एक्चुअली ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही है, एक्चुअली बहुत फिजिक्स रहता है इसमें। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, और क्योंकि वो पिगमेंटेड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने ही नहीं देगा, है ना, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, वो लिखा हुआ है। तो ड्यू टू इट्स पिगमेंटेड नेचर, पिगमेंटेड मतलब इसके अंदर कलर है, इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, द ब्लड वेसल्स ऑफ द कोरोइड प्रॉपर प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना, है ना, रेटिना उसके बाहर है, तो रेटिना को जो खाना है सब कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कोरोइड से मिल जाएगा, क्योंकि कोरोइड में बहुत ज़्यादा ब्लड भरा पड़ा है ना, तो ये हो गया। उसके बाद सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी वही कोरोइड, कोरोइड का ही आगे वाला हिस्सा जो काफी थिक है, दैट इज नोन एज सीलियरी बॉडी और सीलियरी प्रोसेस। तो क्या लिखा है, इट इज थिक मस्कुलर, मसल से बना हुआ है, मैंने पहले ही बोला सीलियरी मसल भी बोल सकते हैं, मसल्स है एक्चुअली, तो मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ द कोरोइड एंड आइरिस, है ना, ऑब्वियसली किधर बनाया था हमने, आइरिस और कोरोइड के जंक्शन पर है, कि उसके इस तरफ अगर आप देखो तो इसके ये इस तरफ क्या है, आइरिस, ये आइरिस है, और उसके उस तरफ क्या है, कोरोइड। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सीलियरी बॉडी है वो एक्चुअली किधर है, आइरिस और सीलियरी, आइरिस और कोरोइड के बीच में, है ना, उनके जंक्शन पर है, कुछ नहीं घुमा फिरा के, जो हमें पता होता है ना उनसे अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बना बना के लिखते हैं, है ना, इट इज अ थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ कोरोइड एंड आइरिस, इट्स एपिथेलियम सीक्रेट्स एक्वस ह्यूमर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बात है इन्होंने लिखा है यहाँ पर। अभी आप वही एक चीज क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अभी ये वाली कैविटी जो है किसी किसी के दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो ये वाला ये पार्ट जिसको मैंने बोला था एक्वस चेम्बर, एक्वस चेम्बर, ये कैविटी तो पूरा लेंस है इधर बस, है ना, लेंस है और उसके इस तरफ ये कैविटी है। तो बात आती है कि यहाँ पे फ्लूइड आता कहाँ से, क्या यहाँ से जो फ्लूइड आया वो जिंदगी भर जो बचपन से है वही रहता है क्या, या चेंज होता रहता है, डेफिनेटली चेंज होता रहता है, डेफिनेटली चेंज होता रहता है। ये इतना मैग्नीफाइड क्यों नहीं है, आईज में और भी बहुत सारी चीजें है,
मैं थोड़ा आपको डिटेल बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं जाएंगे वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या होता है ना, ये जो सीलियरी प्रोसेस है ना, ये वाला सीलियरी प्रोसेस, इसके भी 2 हिस्से हैं, पार्स प्लाइकेटा एंड पार्स प्लाना। नाम मत याद रखो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, पार्स प्लाइकेटा एंड पार्स प्लाना। तो उसमें ना पार्स प्लाना, देखो आप ध्यान से देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। प्लाइकेटा का मतलब क्या होता है पता है? जहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो आप देखो ना ध्यान से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो सही, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना। और अगर आप ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा, ये भी सीलियरी बॉडी है या सीलियरी प्रोसेस ही है। तो सीलियरी बॉडी अगर आप मैग्नीफाइड करके देखोगे ना, यहाँ पर इतना मैग्नीफाइड व्यू नहीं है, कितना भी कर ले, तो सीलियरी बॉडी को अगर मैग्नीफाई करके देखोगे तो उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर ऐसे फिम्ब्रिये या बोल सकते हैं पिलाइड स्ट्रक्चर है, मतलब प्रोजेक्शंस है, उसको बोलते हैं पार्स प्लाइकेटा। और कुछ हिस्सा है जो से ये वाला हिस्सा जो थोड़ा देखो, ये वाला जो अभी मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो वो प्लेन है, इसलिए उसको बोलते हैं पार्स प्लाना। तो पार्स प्लाइकेटा जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है, वो रिलीज करता है एक्वस ह्यूमर। तो वहां से एक्चुअली एक्वस ह्यूमर बनता है। और फिर बात आती है, अगर एक्वस ह्यूमर बनते जाएगा तो फिर तो ये पूरा भरते जाएगा और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ड्रेन भी होता होगा, इसका मतलब है ड्रेन भी होता होगा। अगर कंटिन्यूअसली बन रहा है तो इसका मतलब वहां से ड्रेन भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर खाली बनते रहेगा तो फिर तो प्रेशर क्रिएट करेगा ही, तो क्योंकि और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो एक्चुअली इनके जाने के लिए जगह यहाँ पर होती भी है, यहाँ पर जो हमें यहाँ दिखाई नहीं है। यहाँ हल्के से है ना, छोटे से मैं बोल सकता हूँ आपको टनल्स होते हैं, यहाँ इतना ज्यादा दिया नहीं है एक्चुअली। यहाँ छोटे से टनल जैसे टनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारा आइज में बहुत सारी चीजें है, बायोलॉजी बहुत जबरदस्त है। माइनर इतनी छोटी छोटी चीजें बनाई हुई है ना कि मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब जब पढ़ा तो पता चला, मतलब इंजीनियरिंग क्या सही इंजीनियरिंग की हुई है। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली इंजीनियरिंग है, और क्या सही इंजीनियरिंग है। मतलब नेचर ने बनाई है या गॉड ने बनाई है, जिन्होंने भी बनाई है, मतलब क्या सुपर बनाई है, क्या सोच समझ के बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे टनल्स, एकदम छोटे छोटे पाइप्स जैसे टनल्स, उसके थ्रू ये वापस ब्लड में चला जाता है। ये उसके थ्रू वापस ब्लड में चला जाता है, फिर बनता है जाता है, बनता है जाता है। इसीलिए किसी किसी के अंदर है ना, ऑब्वियसली अगर ऐसा सब कुछ है तो कहीं ना कहीं बीमारी भी हो सकती है इससे रिलेटेड। क्या होता है ना, किसी किसी के अंदर ये जो पाइप है ना, जहां से जा रहा है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब आप सोचो, अगर ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लूइड तो बनते जाएगा, और फ्लूइड बनते जाएगा तो इधर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ता है, उसी को बोलते हैं, आपने सुना होगा उसको, एक बीमारी बोलते हैं, दैट इज ग्लॉकोमा। ग्लॉकोमा नहीं सुना होगा आई थिंक, तो ग्लॉकोमा करके एक बीमारी होती है। ठीक है, उसके अंदर होता है एक्चुअली इंट्रा, आप बोल सकते हैं इसके अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ऑक्यूलर मीन आइज। ठीक है, तो इतना काफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, कि पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ, फालतू में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली एक्वस ह्यूमर कौन, देखो विट्रस ह्यूमर नहीं है, विट्रस ह्यूमर फिक्स्ड है। जितना जितना नेचर ने या भगवान ने दिया वो हमेशा के लिए इतना ही है, बस ये कुछ चेंज नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है। बट ये चेंज होते रहता है। एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूअसली बन रहा है, जा रहा है, बन रहा है, जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, और कहाँ कौन बनाता है वो याद रखना, सीलियरी बॉडी बनाता है। ठीक है, इट इज अ थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ द कोरोइड एंड द आइरिस। इट्स एपिथेलियम सीक्रेट aqueous humor attached to the ciliary body are suspensory ligaments, वही zonules, जिनको मैंने zonules बोला था, है ना। सीलियरी बॉडी से क्या अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, और zonules which hold the lens in proper position, है ना। the ligaments and the muscles of the ciliary body helps in the adjustment of the size of the lens। मैंने आपको यही बोला था कि आप लेंस को कम ज्यादा कर सकते हो साइज में, लेंस को कम ज्यादा कर सकते हो। जब लेंस को कम ज्यादा करोगे तो आपके विजन पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है, वो आपके विजन पे भी रिफ्लेक्ट होता है। और वो कैसे कर पाते हो, जब बिकॉज एक्चुअली हम लेंस में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हम किधर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट और सोन्यूल्स। उसकी वजह से हम वहां पर कुछ ना कुछ क्योंकि वो मसल्स है, तो मसल्स हमारे कंट्रोल में, तो हम उन मसल्स को कम ज्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से लेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, एंड लेंस में एडजस्टमेंट होने की वजह से वो हमारे विजन में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे विजन पे फर्क पड़ता है उसके। समझा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो सिंपल है। ओके, उसके बाद अगला देखो, आइरिस, वही जो सीलियरी बॉडी है वही आगे आके थोड़ा और आगे आ जाता है, दैट फॉर्म्स अ आइरिस। तो एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, अब ये जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया पे, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पर है ना, तो आप ध्यान से देखो वापस,
ये रहा, ये ब्लूइश क्या है, स्क्लेरा, ये क्या है, कॉर्निया, उसके जंक्शन पर है आइरिस, इसके जंक्शन पर है आइरिस। एक मिनट, हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जंक्शन पर है, ठीक है। तो एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया, the vascular part of the choroid sharply bends. Vascular supply of the choroid sharply bends into the cavity of eyeball, forming a thin and colored partition called iris. है ना, colored होता है उसके अंदर, simple. It is perforated in the middle. It is perforated in the middle by an aperture called a pupil. वो मैंने आपको बताया था कि ये देखो ना, iris पूरा complete थोड़ी है ना, बीच में क्या गैप है, that is known as pupil. बीच में गैप है, that is known as pupil. आप सब अगर इसका फ्रंट व्यू बनाओ तो ऐसा दिखता है फ्रंट व्यू, ये आईज है, ठीक है। अगर मैं उसके अंदर ड्रॉ करूँ तो ये आइरिस है, देखो ये आइरिस है, और आइरिस के अंदर ये मैं ब्लैक कलर का ड्रॉ करूँ, ये प्यूपिल है, समझो ये जो अंदर मैंने और डॉट ड्रॉ किया है वो एक्चुअली होल है, दैट इज प्यूपिल। और समझो कि ये उसकी आइज है, ब्लू कलर है, ऐसे ही दे दिया मैंने ब्लू कलर, तो ये एक्चुअली आइरिस है। तो आइरिस के सेंटर में एक्चुअली क्या है, कैविटी है ना, आइरिस पूरा कंप्लीट नहीं है। ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू हो गया जो मैंने अभी ड्रॉ किया, और ये जो अभी आपके बुक में दिया है वो फ्रंट व्यू नहीं है, वो तो लैटरल व्यू है, साइड व्यू है, ठीक है। ओके, और वापस हम ये जो प्यूपिल होता है, हमारा जो प्यूपिल है, ये जो यहाँ पे प्यूपिल है, इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इनफैक्ट ये चेक भी किया जाता है न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में, मतलब जिनको जो कोमा में है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज में ऐसे लाइट टॉर्च गिराते हैं प्यूपिल पे, चेक करते हैं ना, तो एक्चुअली प्यूपिल पे लाइट गिराने की वजह से देखो वापस अगेन नेचर का काम, वापस नेचर है। आप ही सोचो कि अगर अपने प्यूपिल पे लाइट गिराओगे तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, प्यूपिल की साइज कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, क्या लगता है आपको, सोचो और बताओ, बढ़ेगा या कम होगा? वो जो जो होल जैसा स्ट्रक्चर है प्यूपिल, उसकी साइज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, सोचो।